नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 16 फरवरी 2014 प्राइमरी लेवल का सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सी, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब प्रकार स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि, तो इसका सही जवाब है बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। पहले का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ए, सक्रिय अनुकूलन। बी, पारस्परिक शिक्षण। सी, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। डी, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो ध्यान रखना, इसमें से कौन वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ सांस्कृतिक निरपेक्ष दिया हुआ है, यहाँ संज्ञानात्मक विकास भी दिया है जो कि गलत है, ये जीन पियाजे का है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी का, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। दो का सही जवाब है बी, पारस्परिक शिक्षण। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षण, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों अर्थात असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रतिभाशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहाल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ए, औपचारिक चरण। 4, कानून और व्यवस्था। ध्यान रखना, यहाँ चरण 4 का मतलब होता है चौथी अवस्था, तो चरण का मतलब हो जाता है अवस्था। बी, पर औपचारिक चरण 5, सामाजिक संविदा। सी, पूर्ण औपचारिक चरण 1, दंड परिवर्जन। डी, पूर्व औपचारिक चरण 2, वैयक्तिक और विनियमन। तो एक शिक्षिका अपने कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रतिभाशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहाल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, औपचारिक चरण 4 मैंने पहले बता दिया था, कानून और व्यवस्था का अर्थ है कोहाल वर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। ए, नियमों के प्रति घृणा। बी, स्वायत्तता। सी, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। डी, परिपक्वता। तो ध्यान रखना, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वह क्या विकसित कर रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, स्वायत्तता। यहाँ पर अक्खड़पन जैसे कोई बात ही नहीं है, नियमों के प्रति घृणा ये भी कुछ नहीं कर रही, अपने आप को पृथक कर रही है, बस स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, 4 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है,
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? ए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो ध्यान रखना, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आप आसानी से देखेंगे तो कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं है, ये गलत है क्योंकि स्थान होता है, नियम के अनुसार सब कुछ चलता है। जिज्ञासा विद्यार्थियों को स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, ये गलत है क्योंकि जिज्ञासा तो होती है हर किसी में, ये भी गलत हो गया। आसानी से आप नहीं आ रहा प्रश्न, ऐसे देखिए कोई न कोई शब्द होगा जो आपको अपने आप बता देगा आंसर गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए, ये भी निगेटिव पॉइंट है। बच्चों का सुनना भी चाहिए, निरीक्षण के साथ साथ वो क्या बोलते हैं सुनो भी। अपने आप देखो बहुत ही सरल आंसर है बी। अगर आपको नहीं पता है प्रश्न का आंसर तब भी आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से कोरिलेट करना सीखिए आप लोग। 5 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। ध्यान रखना, विकार से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ए, चलाघात। बी, पठन कैवल्य पठन वैकल्य। ए, चलाघात। बी, पठन वैकल्य। सी, वाक संबद्ध रोग। डी, भाषाघात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा अवबोध से संबंध विकार कौन सा है? सही जवाब है डी, भाषाघात, अफेसिया। मैंने कुछ लिख दिया है तो देख लीजिएगा, 8-9 पॉइंट है। डिस्ग्राफिया, लिखने की समस्या, और डिसलेक्सिया, पढ़ने की समस्या। डिसकैलकुलिया, गणितीय समस्या। डिसमॉर्फिया, भ्रम, किसी में अंतर नहीं कर पाता है। डिस्फेसिया, ध्यान रखना ऐसे याद रखो ना, डिस्फेसिया फेस बोलने की समस्या। डिस्प्लेक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंध विकार। डिस्थेमिया, तनाव से संबंधित समस्या। ऑटिज्म, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। और 9, अफेसिया, भाषा से संबंधित अक्षमता। तो इस तरह से 8-9 पॉइंट जो भी है रट लीजिए, हर एग्जाम में आप खुद देख लीजिएगा, पूछा जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरह से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ध्यान रखना, 3 है, 1 नहीं है। या शोधधारिता नहीं है। बी, विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही नहीं अपनी विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। एक क्षेत्र में ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। डी, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। गलत है, प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होते हैं, आप कहते भी हो तो हर क्षेत्र में ये अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ना कि एक क्षेत्र में। बहुत आसान है। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। या सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। या केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। डी, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल अर्थात सुसंगत नहीं है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। आपको भी पता होगा, अगर विशिष्ट परीक्षण नहीं कर रहे हो, अगर अभाव है नहीं कर रहे हो, तो मैक्सिमम आप मापन देखोगे जो अच्छी कई तरह के मापन, ये संभव नहीं हो पाएगा। या सभी 7 बुद्धियों में समान महत्व नहीं है, ये भी गलत है। अब्राहम मैस्लो जीवन भर के सुदृढ़ अभिनव का आधारित, ये भी गलत है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि जी अनुकूल सुसंगत नहीं है, बिल्कुल गलत है, सुसंगत है। तो आसानी से आप देखेंगे तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद ए, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बी, हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। सी, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक
संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों को वैयक्तिक विभेद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का डी। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ए राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, बी सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, सी विद्यालयों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनके सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, डी विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, मतलब 3 एक जैसे हैं, एक नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, बी किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, सी प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज परिचालन करना, डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ये जो है संबद्ध नहीं है, बाकी तीनों एक जैसे हैं। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तर क्विज परिचालित करना, ये सब एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसे ISPC से पूछे जाते हैं उस तरह से। ये मैचिंग वाला है, आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। एक तरफ विशिष्ट क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ बता रहा है कि कौन सा कथन मिला हुआ है अपनी विशिष्ट क्षेत्र से। आपको बताना है ए में क्या है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, बी पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन से था, सी जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु नई पाक विधि लिखिए, डी निर्धारित कीजिए कि दिए गए मानकों, इसमें मिलान किया है, विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्ति कर सकता है। ध्यान रखना, यहाँ तक बोला है, उसके बाद ये मैच कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ तक है, फिर यहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ तक है, और ये मैच कर रहा है, यहाँ तक है, और ये मैच कर रहा है। तो बोल रहा है कौन सा सही से मिला हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा, त्याग भी चुके होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ये इसका सही जवाब है, 12 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। ए आप उनकी सरलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, बी पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, सी अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, डी इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ए आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना, एक नहीं है, बाकी 3 हैं। आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, सी पर अभिघातज तनाव, डी न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सी पर अभिघातज तनाव। अगला प्रश्न है 15, बहुशिक्षण शास्त्री तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री के स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध हैं। ए सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, बी उपचारात्मक शिक्षण, सी विभेदित अनुदेशन, डी पारस्परिक शिक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सी विभेदित अनुदेशन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ए, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। बी, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। डी, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बी, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। सी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। डी, विद्यालय में निरीक्षण अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों को निर्माण पर। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। बी, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। सी, अपने भावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। डी, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निस्सहायता, अगर आप पहले से ही सोच लीजिए कि सफल नहीं हो सकते हैं तो फिर ये निगेटिव पॉइंट है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है, मतलब कम अंक प्राप्त करता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ए, वह अध्यापकों के घनिष्ठ संगति में कार्य करें। बी, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कार्य पर रोक लगाएं। जो अतिरिक्त कार्य नहीं, यहाँ पर कार्य रहेगा, अतिरिक्त कार्य पर रोक लगाएं। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। डी, घर पर उनको परिश्रमिक पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो ध्यान रखना आप लोग, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उनकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो आप लोग अगर आसानी से देखेंगे तो बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। पहला छोड़ दीजिए, वह अध्यापकों के घनिष्ठ संगति पर कार्य कर सकते हैं, सही हो सकता है। मोबाइल फोन, कॉमिक्स, हेल्प कार्य पर रोक लगा दे, ये निगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता है। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। अगर आप किसी बच्चे को बार बार कठिन चीज़ें मतलब निगेटिव चीज़ें ही बताओगे तो उसके अंदर निगेटिव आ सकता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। घर पर उसको प्राथमिक कार्य करने पर बल दें, मतलब आप मेहनत वाला काम करवा रहे हो, ये भी निगेटिव पॉइंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वह अध्यापकों के घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ए, अंतर्दृष्टि। बी, मानसिक प्रारूपता। सी, मोर्चाबंदी। डी, निर्धारण। तो कौन सा समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? ए, वह बच्चों के पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बी, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता को संकेत दे रही है। सी, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। डी, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही
भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। ध्यान रखना, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ध्यान रखना, एक बच्चा एक मातृभाषा सीख रहा है, मान लीजिए आप हिंदी सीख रहे हैं, दूसरा बच्चा जिस नागालैंड का है वहाँ पर इंग्लिश मातृभाषा उसकी है, मतलब वहाँ पर इंग्लिश मातृभाषा राजभाषा है। तो मान लीजिए एक बच्चा हिंदी सीख रहा है, दूसरा भाषा नागालैंड का है, वो भी हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि गलती कर सकते हैं? ए अधिकाधिक सामान्यीकरण, बी सरलीकरण, सी विकासात्मक, डी अत्यधिक संशुद्धता, अत्यधिक संशुद्धता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सी विकासात्मक। ये जो है इस प्रकार के दोनों समान त्रुटि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है या तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है या निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ए संज्ञान भावना, बी तनाव विलोपन, सी निष्पत्ति चिंता, डी संज्ञान प्रतियोगिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ए संज्ञान भावना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ए एक उपशामक उपाय है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। बी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सी विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। डी इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मकता प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर है? इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का बी या अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, मतलब सबसे कम मोटिवेशन होगा? ए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बी अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। सी रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। डी संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उनसे सीखने का प्रयास करने के लिए कहना। तो एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय, ध्यान रखना, उच्च स्तरीय रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए कौन सा उपाय सबसे कम, मतलब सबसे कम मोटिवेशनल होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आप ध्यान रखेंगे तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, ये सबसे कम मोटिवेशनल होगा। पर अगर छात्रवृत्ति पा भी जाओगे बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट नहीं होगा। अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, अगर सहयोगी संबंध रहेगा तो मैक्सिमम से बेनिफिट होगा। साथ साथ कार्य करेंगे। उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, ये भी सही है, सही बात, बेनिफिट उसको होगा। संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों के साथ निष्पत्ति संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उनसे सीखने का प्रयास करना, ये भी बहुत ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होगा। तो सबसे कम होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट है? इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए बंडूरा, बी मैस्लो, सी स्किनर, डी पियाजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का। कौन सा सिद्धांतकार का मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि विकास के कठोर अध्ययन करते हैं? इसका सही जवाब है बी मैस्लो। ठीक है, 26 का सही जवाब है बी मैस्लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। डी कालांश की अवधि 40 से 50 मिनट तक बढ़ा देना। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम अर्थात सीखने हेतु सहायक हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, मतलब उनको फ्री करना और उनको सहायता करना। बच्चों के अधिगम हेतु प्रेरित करना,
करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। अगर आप बार बार टेस्ट ज़्यादा करो उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा सीख लेगा, हालांकि बेनिफिट होगा लेकिन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा सीख लेगा। और समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, ये भी गलत है। एक पद्धति पर रहना हमेशा बेनिफिट नहीं होता, आपको पता इनोवेशन करना चाहिए, नई नई पद्धति अपनाना चाहिए। कालांश केवल 40 से 50 मिनट कर दोगे, इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा सीखने में, हालांकि कुछ ना कुछ होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। जो सबसे बेस्ट आंसर इसका है 27 का जो सबसे बेस्ट आंसर है बी। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता अर्थात फ्री कर दो, आप बोलो कि जो सर्च कर सकते हो, खोज सकते हो, आप खोजो और उनको सहायता देना, तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन में विचलित नहीं होते। तो परिपक्व विद्यार्थी क्या करते हैं, आप आसानी से देखेंगे, बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल गलत है। भावना, इमोशन तो हर किसी में होता है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, हो सकता है, पॉजिटिव है। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा सहायता चाहते हैं। कोई भी चीज़ कभी कभी गलत होता है। कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से विचलित नहीं होते। कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से, आप ध्यान रखें, कठिन परिस्थितियों में कोई भी विचलित हो सकता है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो परिपक्व विद्यार्थी, इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बी। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों, जो आप उनके द्वंद्व चलता है मन में, शीघ्र समाधान खुद कर लेते हैं, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती, मतलब संकेत करते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप माथा सिकोड़ लेते हो, तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। ए, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। बी, विकास निरंतरी होता रहता है। सी, अलग अलग लोगों के विकास में भिन्न भिन्न रूप होता है। डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो एक विद्यार्थी पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, फ्री माइंड से चिल्लाता है, क्योंकि ज़्यादा उसकी जानकारी है नहीं वो कहाँ पर है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह तनाव चिल्लाकर नहीं व्यक्त करता, बल्कि अपने कंधे व गर्दन की पेशियों तन जाती, मतलब इस तरह से परेशान होता है लेकिन चिल्लाता नहीं है। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो इसका सही जवाब है डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। बी, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लाभांश होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। डी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना कौन सा कथन सत्य है। तो अगर आप ध्यान देंगे इसको, तो अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता पर प्रभावित करता है, हो सकता है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धिलब्ध होता है जो गोद के लिए उनके सहोदर भाई बहन का होता है, जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, इसलिए गलत हो सकता है ये। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल गलत है, प्रभावित करता है। अनुभव जो है आपका एक्सपीरियंस मस्तिष्क को विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। विद्यालयीकरण का जो विद्यालय है उसका बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह था 16 फरवरी 2014 को प्राइमरी लेवल का CDV के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप, जो भी आपके दोस्त यार सीटेट की एग्जाम देने जा रहे हैं, हम लोग सभी सेक्शन, हिंदी, मैथ, GS, मतलब EVS, संस्कृत, जो भी चीज़ें हैं, साइंस, सब कुछ कवर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना हेल्प कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।